हेलो। कैसे हैं आप लोग नीट वाले बच्चों? अब थंबनेल जब देख के यहाँ तक रुक ही गए हो तो आज जो हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज के क्लास में हम लोग मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे। मोनेरा आज का जो क्लास होगा मेनली रूप से मोनेरा का स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। और ये पूरा मोनेरा कैसे कैसे चलेगा, पहले हम यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होता है उसका पूरा एक एक चीज देख लेंगे। स्ट्रक्चर देख लेंगे, रिप्रोडक्शन देख लेंगे, न्यूट्रिशन देख लेंगे, रेस्पिरेशन देख लेंगे और हार्मफुल एक्टिविटीज या यूजफुल एक्टिविटीज देख लेंगे। फिर उसके बाद आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे का देखेंगे, फिर माइकोप्लाज्मा देखेंगे, फिर आर्की बैक्टीरिया देखेंगे। यही सिस्टम चलेगा अपने क्लास का। तो अगर आप मुझे 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, कुल 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और लेक्चर ज्यादा देर का नहीं होगा, 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो ये 3 लेक्चर मींस 90 मिनट, करीब करीब 1 घंटा अगर दे देते हैं तो होपफुली आपको मोनेरा से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और दावे के साथ कह सकता हूं कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको समझ भी जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। विल स्टार्ट आवर टॉपिक मोनेरा। मोनेरा में सबसे पहले ये जानते हैं कि मोनेरा का साइलेंट फीचर्स क्या होगा। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर देखेंगे मोनेरा मिलता कहां कहां, अकरेंस कहां कहां है। फिर वी विल डील विद द स्ट्रक्चर, मतलब बैक्टीरिया का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर वो खाता कैसे है, न्यूट्रिशन, वो सांस कैसे लेता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारा चीज हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो मोनेरा का बात करा जाए बच्चों तो मोनेरा में कौन से मेंबर मिलते हैं? मोनेरा में बैक्टीरिया मिलता है। इसमें हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, चाहे यू बैक्टीरिया हो या साइनो बैक्टीरिया हो, ठीक है। इसके बारे में बैक्टीरिया जो है इसका सोल मेंबर है, सोल मेंबर है। सेल टाइप का बात करा जाए तो विटेकर साहब ने सर हमको बताया था, विटेकर साहब ने क्या बताया था कि यहां पे जो होगा वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट होगा। तो सेल टाइप यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का बना होगा और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। तो अभी सर मिलता कहां कहां है? तो ये देखो मिलता है सब जगह, या एयर में ढूंढो, वाटर में ढूंढो, सलाइन एरिया में ढूंढो, हाई टेम्परेचर एरिया में ढूंढो, सब जगह बैक्टीरिया मिलेगा। तो ये कैसा होगा? यूबिक्यूटस होगा। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं यूबिक्यूटस। न्यूट्रिशन, तो सर बच्चों इसमें न्यूट्रिशन जो होगा एसेक्सुअल, सॉरी ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक और एज वेल एज हेटेरोट्रोपिक, ये दोनों न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स ये सब मिलेंगे, ठीक है। इसमें आ गया सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक, ये तीनों मिलेगा। रिप्रोडक्शन का बात करा जाए तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने से अच्छा रहेगा कि इस चीज को सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कहा जाए, रिकॉम्बिनेशन कहा जाए, ठीक है। मगर इस जब रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम पता चल जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं। रेस्पिरेशन का बात करा जाए तो एरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रिप्रोडक्शन इसमें मिलता है। साइज की बात करा जाए, साइज की बात करा जाए तो 2.6 से माइक्रोमीटर इसका लेंथ होगा, मतलब 2.6 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होगा। इसका ब्रेथ का बात करा जाए, विड्थ का, तो 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ होगा, विड्थ होगा। लेंथ कितना होगा? 2 से 2.6 माइक्रोमीटर लेंथ होगा।
और 1 to 1.5 माइक्रोमीटर क्या होगा, विड्थ होगा, विड्थ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बैक्टीरिया का शेप के आधार पर उसका डिवीजन हुआ। तो जो स्पेरिकल थे ना, उनको नाम दे दिया गया कोकस। तो स्पेरिकल शेप वालों का नाम क्या है, कोकस। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, इसका नाम एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। अब जो रॉड शेप का था, रॉड शेप का था, ऐसा रॉड शेप का था, उसको बोल दिया गया बैसिलाई। बैसिलाई ये रॉड शेप्ड का है, इसीलिए इसको बोल दिया गया बैसिलाई। और ई कोलाई इसका एग्जाम्पल है, खाली ऐसे ही ध्यान में रख लीजिएगा। अब था स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का, स्पाइरल शेप का, ऐसा स्पाइरल शेप का। ठीक है, तो उसका नाम दे दिएगा स्पिरिलम, या ठीक है, तो इसको बोल दिया गया स्पिरिलम। और जो कॉमा शेप का था उसको बोल दिया गया विब्रियो, कॉमा शेप का। तो स्पेरिकल को कोकस, कॉमा को विब्रियो, रॉड को बैसिलाई और स्पाइरल को स्पिरिलम। बस यही 4 भागों में शेप के आधार पर बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन किया गया। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो चीज जानने का है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को फील करिएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, इस स्लाइड में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इस बैक्टीरिया को, स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से समझेंगे। 3 हिस्सों में इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। पहला जो उसका आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग, ठीक है, उसमें सेल वॉल को देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे, और सबसे जो आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। इन तीनों को सेल एनवेलप बोलते हैं हम लोग। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों को सेल एनवेलप बोलते हैं। पहले सेल एनवेलप को देखेंगे, उसके बाद हम अंदर साइटोप्लाज्म देखेंगे। जितने भी साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, मेसोसोम आ गया, प्लाज्मिड आ गया, न्यूक्लियोइड आ गया, क्रोमेटोफोर हो गया, राइबोसोम आ गया, ये सब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर है। तीसरा कि जो सेलुलर अपेंडेज है, जो सेल के बाहर है, जो उस आउटर कवरिंग के बाहर है, तो पिलाई हो गया, फिम्ब्राई हो गया, ठीक है, ये सब फ्लैजेला हो गया, ये सब सेल के बाहर है, इसलिए उसको हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जो पहला आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रहा है, ये कलर जिसको चेंज कर लेते जरा सा, थोड़ा सा पेन टैब अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसको। ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, ये जो येलो कलर का आप लोग को दिख रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, सेल एनवेलप में कौन कौन सा चीज, 3, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जब जाहिर बात आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो आपको सबसे बाहर दिखेगा। और इसका 2 फॉर्म्स है, एक कैप्सूल, दूसरा स्लाइम लेयर। जब ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड हो, टफ हो, ठीक है, थिक हो, तो उसको कैप्सूल बोल देते हैं। और ये जो बना होता है पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। किस चीज का बना होता है, पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। अब इसी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर के वजह से जो बैक्टीरिया है वो स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी, ठीक है, इसी कैप्सूल के वजह से। और जो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली दे आर पैथोजेनिक। कैसे होते हैं, दे आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब, कहने का मतलब क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और यही कैप्सूल जिस होस्ट में रहता है, जैसे मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया आया, मेरा WBC जो होगा क्या होगा, बोला अरे तो बाहर का आदमी आया है, इसको लड़ो, तो मेरे WBC से बचाएगा कौन उसको, यही कैप्सूल। यही कैप्सूल उसको प्रोटेक्शन देगा। नहीं तुमसे तो हमको लड़ाई करना है, ये बाहर का आदमी को मतलब उससे वो बचाव करेगा, ठीक है, बाहर के WBC, होस्ट के WBC से इसको प्रोटेक्शन देगा। वही जब स्लाइम लेयर को देखेंगे
तो थिन होगा, लूज होगा, ठीक है, सॉफ्ट होगा। और वो किसका बना हुआ था? पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स का। मगर ये सिर्फ किसका बना हुआ स्लाइम लेयर? पॉलीपेप्टाइड का। मोस्टली पॉलीपेप्टाइड्स होंगे इसमें, और ये कॉलोनी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। बस हम लोग को ये चीज याद रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स दो फॉर्म में होगा। कौन कौन सा? कैप्सूल और स्लाइम लेयर। और कैप्सूल के वजह से स्टिकी नेचर, ये नीट में क्वेश्चन पूछा है। हम जब क्वेश्चन का शॉर्ट्स डालेंगे या शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोग को दिखेगा कि ग्लाइको पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि स्टिकी नेचर किस वजह से बैक्टीरिया का होता है। ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाना में पूछा है, 2010 के बाद का क्वेश्चन है। नीट वाले बच्चों इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि कोई कहता है कि 5 साल का क्वेश्चन बना लीजिए, 10 साल का क्वेश्चन बना लीजिए, ऐसा नहीं है। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा सारा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और खासकर 2010 के बाद तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, ठीक है। 2010 तक आई थिंक प्री और मेंस हुआ है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन बना चाहिए, और यही आपका काम है सबसे पहला कि कोई आनंद फानंद डीपीपी, एमपीपी, जेडपीपी नहीं बनाइए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, और बाकी टाइम में केमिस्ट्री और फिजिक्स पर मेहनत करिए, ठीक है। बायोलॉजी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो सेल वॉल का होगा। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या इसको म्यूरिन या इसको म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। ये दो चीज का बना होता है, एमिनो एसिड, चेन ऑफ एमिनो एसिड और पॉलीमर ऑफ शुगर। एमिनो एसिड का चेन और शुगर का, बहुत सारा शुगर मिला, उसको बोल दिया पॉलीमर। बहुत सारा शुगर एक साथ ज्वाइन हो गया तो उसको बोल दिया पॉलीमर ऑफ शुगर, ठीक है। एमिनो एसिड की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा क्या? एलानिन और ग्लूटामिक एसिड। और शुगर का बात करा जाए, ये एक बहुत जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले जिपमर ये सब होता था, ठीक है। बिहार कॉम्बाइंड, झारखंड कॉम्बाइंड, जिपमर, एमयू, बीएचयू, इस समय बहुत सारा क्वेश्चन पूछता था कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में कौन सा शुगर मिलता है, तो उसमें आता था नैग और नैम। नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, नाम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ये या अभी तो नीट में तो क्वेश्चन पूछना उतना जरूरत नहीं है, ठीक है, मगर पहले पूछता था। हम लोग को समझने के लिए जानना है कि शुगर कौन सा, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्या क्या बताओ, बोलो, जहां पे हो बोलो, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। दूसरा बात करा जाए, एमिनो एसिड कौन कौन सा आएगा, तो ग्लूटामिक एसिड और एलानिन। सर ये दो स्ट्रक्चर जान लिए। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताइए बच्चों। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड प्लस प्रोटीन का होता है, जैसे यूकैरियोट में होता है। तो तीन स्ट्रक्चर क्लियर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा चीजें मिलेंगी। ये है आपका जो सेल वॉल का था कि ये म्यूरामिक एसिड है, ये भी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। ये म्यूरामिक एसिड है और ये ग्लूकोजामाइन है, जैसे अरेंज रहता है। और इधर क्या है, एलानिन है, ग्लूटामीन है, ठीक है, वही ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और ये क्रॉस लिंक्ड में अरेंज रहता है। इसी तरह अरेंजमेंट रहता है उसके सेल वॉल में, ठीक है। ये डीप स्ट्रक्चर है, उतना इसके जानने का जरूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म का बात करा जाए तो प्रोकैरियोट है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं मिलेगा, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा,
क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलेगा, लाइसोसोम भी नहीं मिलेगा और गोल्गी बॉडी भी नहीं मिलेगा, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी शो नहीं करता है। अब बात करा जाए इसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ये मेसोसोम है, ठीक है। मेसोसोम के बाद ये राइबोसोम है, राइबोसोम के बाद ये क्रोमेटोस्पोर है, इंक्लूजन बॉडी है। मेसोसोम की बात करा जाए, मेसोसोम ये जो स्ट्रक्चर है मेसोसोम, मेसोसोम का बात करा जाए तो ये इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने का क्या मतलब है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसका एक नया सा एक फोल्डिंग यहां आ गया, तो इसका इनफोल्डिंग हो गया, और पहले इतना एरिया था, फिर एक्स्ट्रा एरिया जुट गया, तो क्या हो गया कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो ये क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। ये तीन फॉर्म में मिलते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, ऐसे छोटे छोटे सर्किल सर्किल जो स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, उसके वेसिकल के फॉर्म में। कभी देखो प्लेट, फाइबर वाला प्लेट को ऐसे उलट देना, तो उसी को बोलते हैं लैमेले, ठीक है, तो लैमेले के फॉर्म में मिलेगा। ट्यूब्यूल, ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है, ये सब मिलेगा, और ये सब क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर। जाहिर बात है, मतलब ये चीज है, इसमें एक और चीज लग गया तो एरिया बढ़ेगा ही ना बच्चे, सही बात है सर। और बात क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहते हैं, तो ये क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा, सेल वॉल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। ये है मेसोसोम। फिर बात आता है मेसोसोम के बाद न्यूक्लियोइड, ये बीच में जो आपका ये न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोइड जो है इट इज एन बैक्टीरियल क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोकैरियोट्स है, सिंपल सा बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होगा, ठीक है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो उसमें ना न्यूक्लियोलस होगा, ना न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। अब इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ये सब कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है। हमारे प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है, मगर ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और इसमें जो है पैकेजिंग के लिए हम लोग के पास क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहता है, मगर यहां कैसा रहेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, उसके पैकेजिंग में हेल्प करता है। याद रखने का यही चीज है कि इसमें कैसा डीएनए रहेगा, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए रहेगा। बात याद रखिएगा, कैसा डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। और जो क्रोमोसोम है वो ट्रू क्रोमोसोम या फॉल्स क्रोमोसोम, या उसको क्रोमोसोम से पहले वाला स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं प्रो क्रोमोसोम, ठीक है, तो ये है। और इसके बाद इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड भी डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। इसका मेन काम हम जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तो जीन कैरी के रूप में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ठीक है, जैसे ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें हम कोई एंजाइम डाल के इस सरफेस को काट दिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, यहां एक नया जीन डाले, अब इसको दूसरे बैक्टीरिया में इसको डाल के इनकॉर्पोरेट कर दिए इसके जेनेटिक मटेरियल में, और फिर ये जब प्रोड्यूस कर रहा है इस कॉलोनी में भी
वो जो हम लोग जो क्रॉस वाला डीएनए डाले वो सब आ गया, ठीक है। तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल देंगे। इस चीज को आगे पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड इतना याद रखो, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसके पास रेप्लिकेटिंग पावर है, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, ठीक है, तो उसमें प्लाज्मिड नहीं होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के नाम पर दो चीज, पहला कौन न्यूक्लियोइड, इसका और नाम क्या है जीनोफोर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसमें मिलता क्या है तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, मिलता क्या है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। दूसरा प्लाज्मिड, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होता है। इसको यूज कहां करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। फिर अब बात आता है स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का, छोटे छोटे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल क्या होता है भाई कि जो फूड स्टोरेज जो करता है उसी को स्टोरेज ग्रैन्यूल, जो कोई चीज स्टोर करता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो है आपका क्या स्टोर करेगा ग्लाइकोजन। सल्फर ग्रैन्यूल, तो ये क्या करेगा सल्फर स्टोर करेगा। साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल, ठीक है, ये स्टार्च स्टोर करता है साइनोबैक्टीरिया में। और फास्फोरस ग्रैन्यूल फास्फोरस स्टोर करता है। तो ये जो है आपका स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ठीक है, हो गया। अब है क्रोमेटोफोर। ये जो क्रोमेटोफोर है ये जो है इस बिहेव लाइक अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोइराथ्रिन, ये सब साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका राइबोसोम। भाई राइबोसोम में सबको पता है, दुनिया को पता है कि प्रोकैरियोट में भी मिलता है और यूकैरियोट में भी मिलता है, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है और इसका काम क्या है प्रोटीन बनाना, ठीक है। एक एमआरएनए पे बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो गया, बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो गया, बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो गया, तो उसको बोल देंगे पॉलीसोम। क्या बोल देंगे पॉलीसोम, क्या बोल देंगे पॉलीसोम। अब सेल के बाहर का, बैक्टीरिया के बाहर का तीन स्ट्रक्चर, फ्लैजेला, पिलाई और फिब्राई, ठीक है। फ्लैजेला, जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इसका जो स्ट्रक्चर है जो जिसको बोलते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला। फ्लैजेला का काम क्या है वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मगर फ्लैजेला तीन चीजों से मिलकर बना है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। कौन कौन सा बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके यहां बनाया गया है, ठीक है। ये तीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल बॉडी। ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये बाहर वाला, ये सबसे बाहर का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सॉरी, सबसे अंदर का है, सबसे अंदर वाला है ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बेसल बॉडी। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच को कनेक्ट करता है। अब इसमें क्या है दो रिंग होता है, एलपी और एसएम। ये पहले पूछता था कि आउटर रिंग में कौन मिलता है, तो एल और पी रिंग मिलते हैं। इनर रिंग में कौन मिलता है, तो एस और एम मिलता है, ठीक है। और ये अब नीट के एग्जाम में इररिलेवेंट है, ये नहीं पूछेगा, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं इसलिए ये बता रहा हूं, ठीक है। हुक का बात करा जाए, हुक का, तो हुक का ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को ये देखिए, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये
ये वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हुक। ये बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ता है, ठीक है। और फाइनली फिलामेंट, ठीक है, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली फ्लैजेला का मतलब जहां फ्लैजेला होगा वहां मूवमेंट की बातें होंगी। इनमें तीन, एक बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी सबसे अंदर का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन, बाहर का स्ट्रक्चर सेल वॉल, उस बीच को जो कनेक्ट करता है उसी को बोलते हैं बेसल बॉडी। और दो रिंग होता है, एक आउटर रिंग जिसको एल एंड पी रिंग बोलते हैं, इनर रिंग जिसको एस और एम रिंग बोलते हैं। इस बेसल बॉडी और फिलामेंट को, बेसल बॉडी और फिलामेंट को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? हुक। क्या बोलते हैं? हुक, ठीक है। और फाइनली फिलामेंट जो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन का, और जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है सेल के बाहर उसको बोलते हैं पिलाई। ये देखिए, दिस इज पिलाई, ठीक है, पिलाई। ठीक है। और ये भी किसमें हेल्प करता है? अगर आपका बात करा जाए तो जब ये कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन प्रोसेस होता है, तब जाके ये कंजुगेशन प्रोसेस में पिलाई जो ही है दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है। तो तब जाके कॉपी बनता है, कंजुगेशन ट्यूब बनता है, तब अलग होता है, नया बैक्टीरिया बनता है। मींस ये कहां हेल्प करता है? सर हमको पता है, जब नया कुछ बन रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अपने जैसा बन रहा है तो रिप्रोडक्शन होगा। अपने से अपने जैसा के बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा, और ये पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। और जो फिम्ब्राए होता है, छोटा छोटा ऐसा ऐसा ब्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होता है, ठीक है। और जिसका काम क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट। तो तीन बातें अपेंडेजेस में, तीन चीजें। फ्लैजेला मूवमेंट का काम करेगा, पिलाई आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। और फिम्ब्राए मतलब साइट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, हेल्प इन अटैचमेंट। तो इतना ही था आज का। आशा करते हैं कि आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। तो प्लीज 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 आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं कल छोटे छोटे एक एक मिनट करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेट का क्वेश्चन भी बनाऊंगा। आप जैसे ही उसको सब्सक्राइब करिएगा, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा आपको कि वो क्वेश्चन आप सोते उठते उसको, हाँ आपका नोटिफिकेशन, हाँ तो देख लिए भाई क्वेश्चन क्या है। तो इससे क्या होगा कि आपका तैयारी सुगम होगा। ज्यादा दिन बचा नहीं है, 4 महीना है। अगर डॉक्टर बनना है तो जान लगा दीजिए। सर हम तो अभी कुछ नहीं किए हैं, सर हम तो अभी कुछ स्टार्टिंग ही नहीं किए हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा, सर क्या 1 ड्रॉप ले, 2 ड्रॉप ले, 10 ड्रॉप ले, 14 ड्रॉप ले? बिल्कुल नहीं। अगर 1 ड्रॉप से ज्यादा मत लो। लाइफ में एक फंडामेंटल बना लो कि ज्यादा से ज्यादा 1 ड्रॉप, ठीक है। इसीलिए चलिए, थैंक यू।